आज हम लोग इम्यून सिस्टम के सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं? इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से योद्धा होते हैं जो हमारी बॉडी को यानी होस्ट की बॉडी को पैथोजन से डिफेंड करने का काम करते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम में, कुछ सेल्स इनेट इम्यूनिटी के होते हैं, कुछ अडेप्टिव इम्यूनिटी के होते हैं, तो उनके काम करने का तरीका भी अलग होगा। तो हम उनके काम करने के तरीके को जानेंगे, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जिनकी वजह से अल्टीमेटली पैथोजन की डेथ हो जाती है। और क्योंकि हर सेल का, हर इम्यून सेल का पैथोजन को डील करने का जो प्रोसीजर होगा वो अलग होगा, तो वो प्रोसीजर क्या होता है हम ये भी देखने वाले हैं। और फ्लो चार्ट से स्टार्टिंग हमने इसलिए नहीं की है क्योंकि हम लास्ट में फ्लो चार्ट को डील कर रहे होंगे, यानी ताकि हमारा जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। करेक्ट? तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के टॉपिक को। हमारा जो ह्यूमन का ब्लड होता है, ह्यूमन के ब्लड में मेनली 3 मेजर सेल्स होते हैं। और वो जो 3 मेजर सेल्स होते हैं उनमें सबसे पहली जो सेल आती है वो होती है इरिथ्रोसाइट्स। भली भांति परिचित होंगे आप इस नाम से। इरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। और ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये हमारी बोन मैरो में बनती हैं। करेक्ट? तो पहली जो सेल हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन ब्लड के अंदर मेनली 3 तरीके की सेल्स होती हैं, और उसमें जो पहली सेल हम डील कर रहे हैं वो इरिथ्रोसाइट्स हैं, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये हमारी बोन मैरो में बनती हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई ये रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता होगा। तो ये जो इरिथ्रोसाइट्स होती हैं ये ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं हमारे अलग अलग टिश्यूज और अलग अलग ऑर्गन के अंदर। ठीक है? तो इन इरिथ्रोसाइट्स का काम क्या हुआ कि इनका काम होता है कि ये ऑक्सीजन की सप्लाई करती हैं टिश्यूज और ऑर्गन को। और करती कैसे हैं? एक पिगमेंट की हेल्प से करती हैं जिसको हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है, और क्योंकि ये पिगमेंट आरबीसी के अंदर लगा हुआ होता है और आरबीसी सर्कुलेट करती हैं ब्लड में, तो जिन जिन टिश्यूज और ऑर्गन को ऑक्सीजन की जरूरत होती है उन ऑर्गन्स को और टिश्यूज को ये इरिथ्रोसाइट्स, ये रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन की सप्लाई कर देती है विद द हेल्प ऑफ अ पिगमेंट। तो ये बात तो बहुत बेसिक है, आप लोग जानते भी होंगे। अब दूसरी सेल के बारे में बात करते हैं जो ह्यूमन के ब्लड में मेजर कॉन्सेंट्रेशन में होती हैं, जिनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, या फिर इनका दूसरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो अब देख लेते हैं ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स को। तो जो ल्यूकोसाइट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स में हमारी सेल्स होती हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर, वो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं और लिम्फोसाइट्स होती हैं। एक एक करके हर सेल को उठाएंगे, उसमें और कौन कौन सी सेल्स इंक्लूड होती हैं उनको उठा के बात करेंगे। तो जो हमारी पहली ल्यूकोसाइट है उस ल्यूकोसाइट में हम ग्रेनुलोसाइट्स को ले लेते हैं। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो मेनली इनेट इम्यून सेल्स हैं, यानी इनेट इम्यूनिटी में मेनली ग्रेनुलोसाइट्स काम करती हैं। तो पहली बात हमें क्या पता चली? पहली बात हमें ये पता चली कि ल्यूकोसाइट जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें हमारी मेनली 3 तरीके की सेल्स आती हैं, जो कि ग्रेनुलोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं। अब हम इसमें से ग्रेनुलोसाइट्स को उठा ले रहे हैं और ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं ये इनेट इम्यूनिटी की बहुत इंपॉर्टेंट सेल हैं, क्योंकि ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर ही हमारी जो 4 इंपॉर्टेंट सेल हैं इनेट इम्यूनिटी की वो आती हैं।
और वो कौन कौन सी होती हैं? न्यूट्रोफिल्स हुई, बेसोफिल्स हुई, ओसिनोफिल्स हुई और मास्ट सेल्स हुई। अब ये जो ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं, जैसा कि नाम ही दिखा रहा है, ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्यूल्स, मतलब इन इन्नेट इम्यूनिटी की सेल्स के अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक तरीके के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी ये जो इन्नेट इम्यूनिटी की सेल्स हैं, जिनको हम ग्रैनुलोसाइट्स नाम दे रहे हैं, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग तरीके के, जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। अगली बात यह है कि ये जो ग्रैनुलोसाइट्स होती हैं, इनका दूसरा नाम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहलाता है, या फिर इनको हम PMN और PML भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? नाम को तोड़कर देख लो। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मॉर्फो आप मॉर्फोलॉजी से रिलेट कर लो कि एक्सटर्नल अपीयरेंस से कुछ मतलब होगा, और न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियस, मतलब बहुत सारी तरीके के एक्सटर्नल अपीयरेंस में क्या क्या आ सकता है? शेप आ सकता है, साइज आ सकता है। तो बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत सारे साइज के और अलग अलग तरीके के बहुत सारे शेप के न्यूक्लियस इन ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इनका दूसरा नाम पड़ गया पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब किसी को मोटू ऐसे ही थोड़ी ना बोल देते हैं, वो मोटा होता है तभी मोटू बोलते हैं, राइट? तो वैसे ही ये जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इनको PMN इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के शेप के और साइज के न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम ग्रैनुलोसाइट को उठा करके देखें, हम इनमें कौन कौन सी सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो वो सेल्स होंगी हमारी, इधर देख लो। सबसे पहले हम न्यूट्रोफिल्स देखेंगे। जो ग्रैनुलोसाइट की पहली सेल हम लोग डिस्कस करेंगे वो न्यूट्रोफिल होगी। दूसरी जो सेल होगी वो होगी हमारी बेसोफिल्स। तीसरी सेल ओसिनोफिल होगी, और लास्ट सेल इस ग्रैनुलोसाइट की मास्ट सेल्स होंगी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों का फोकस होने वाला है इस पहली ग्रैनुलोसाइट पर, जिसको हम नाम दे रहे हैं न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि ये जो योद्धा होते हैं, इन योद्धाओं के काम करने का तरीका अलग होता है, और हर योद्धा अलग अलग तरीके से पैथोजन को मारता है। तो ये जान लेना जरूरी है कि कौन किस तरीके से मार रहा है। तो स्टार्टिंग हमने कुछ ऐसे की कि ह्यूमन के ब्लड के अंदर मेनली 3 मेजर सेल्स होती हैं, जिनमें हमारी इरिथ्रोसाइट्स होती हैं। ये बेसिक बातें लिखी थी, पर लिख लेना ज़रूरी था, तो ये आपको ऑलरेडी पता भी होंगी, तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पहली सेल है इरिथ्रोसाइट्स, जो कि हमारी बोन मैरो में बनती हैं, और काम आप लोग जानते ही होंगे। जो हमने दूसरी सेल्स के बारे में बात की, जो ह्यूमन के ब्लड में मेजर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होती हैं, वो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और इन ल्यूकोसाइट्स के अंदर कई सारी तरीके की सेल्स होती हैं, जैसे ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। धीरे धीरे करके एक एक करके सारी सेल्स को उठाते चलेंगे, क्योंकि थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्वेश्चंस थोड़े डिटेल में आते हैं। तो ये जो ग्रैनुलोसाइट हैं, पहली जो सेल्स हम ले रहे हैं इस ल्यूकोसाइट्स के अंदर, वो ग्रैनुलोसाइट्स ली के ये जो सेल्स होती हैं, ये इन्नेट इम्यूनिटी की सेल्स होती हैं। इनको हम PMN बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं आप लोगों को पता चल गया होगा। और दूसरी बात हमने ये की थी कि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो भी अलग अलग शेप साइज के। तो इतनी बात समझ में आई। अब इस ग्रैनुलोसाइट में मेनली 4 सेल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ओसिनोफिल्स एंड मास्ट सेल। तो आज का फोकस न्यूट्रोफिल्स पे होने वाला है। स्क्रीनशॉट चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, और हम लोग न्यूट्रोफिल स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम गवाए।
चलो भाई, तो पहली सेल है ग्रैनुलोसाइट की न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, राइट। नोट्स भी साथ के साथ ही लेते चलना, लेकिन मैं जब इम्यूनोलॉजी ख़त्म कर दूंगी तो जितने भी नोट्स हैं इम्यूनोलॉजी के, वो मैं आपको लास्ट वाले वीडियो में पीडीएफ की फॉर्म में दे दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी तो मेरे पास नोट्स नहीं है, तो फिलहाल आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के उतार सकते हैं। तो पहली सेल के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स। ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ये ल्यूकोसाइट यानी पूरे ल्यूकोसाइट की बात कर रहे हैं, सिर्फ ग्रैनुलोसाइट्स की नहीं, क्योंकि ल्यूकोसाइट में हमारी कितनी सेल्स आ रही थी, हमारी ग्रैनुलोसाइट आ रही थी, मोनोसाइट आ रही थी, और तीसरी कौन सी थी, लिम्फोसाइट्स। हम पूरे ल्यूकोसाइट की बात कर रहे हैं, यानी पूरे वाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। तो जितनी भी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर, होस्ट के अंदर, उसका 60 to 65% पोर्शन अकेली ये न्यूट्रोफिल्स का होता है। मतलब इतने इलाके को ये अकेली घेरे पड़ी होती हैं, यानी इतनी कॉन्सेंट्रेशन में ये अकेली सेल्स ह्यूमन की बॉडी में होती हैं। तो पहली बात यही हो गई, ए नाम दे लो इसको, न्यूट्रोफिल। पहली बात क्या हो गई कि मोस्ट अबंडेंट फेगोसाइट इन ब्लड, ये बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में ब्लड में प्रेजेंट होती है। मोस्ट अबंडेंट फेगोसाइट या फिर ल्यूकोसाइट, ग्रैनुलोसाइट, कुछ भी नाम दे लो, फेगोसाइट या फिर अगर स्पेसिफिकली नाम दें तो ग्रैनुलोसाइट, क्योंकि ल्यूकोसाइट के भी ग्रैनुलोसाइट पोर्शन में आ रही है। ग्रैनुलोसाइट इन ब्लड, और लगभग कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है इसका, यानी कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, 60 to 65% ऑफ टोटल WBC ये अकेले घेरे पड़ी होती है। तो 60 to 65% ऑफ टोटल WBC। इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं। अब एक और चीज यहां पर क्या दिख रही है, फेगोसाइट। और फेगोसाइट कौन सी सेल्स होती हैं, जो फेगोसाइटोसिस करती हैं, यानी पैथोजन को अपने अंदर घुसाती हैं और घुसाने के बाद उसे लाइसोसोम के अंदर भेजती हैं। और चूंकि लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं और उसका पीएच एसिडिक होता है, तो वहां पर ले जा करके उस पैथोजन का ये कीमा बना डालती हैं। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ये हमारी फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, यानी जो इन्फेक्टेड सेल होगी उसको ये पकड़ेंगी, अपने अंदर ले जाएंगी और लाइसोसोम में ले जा करके उसका डिग्रेडेशन कर देंगी, उस पैथोजन को मार डालेंगी। तो पहली बात समझ में आई। तो यहां आप लोग इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि ये हमारी फेगोसाइटिक सेल होती हैं। ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ये पहली इम्यून सेल्स होती हैं, यानी अगर बॉडी के अंदर पैथोजन इन्वेड कर गया और उसने कहीं इंजरी कॉज कर दी, तो उस इंजरी पर सबसे पहले जो सैनिक जाता है, जो योद्धा भागता है, वो न्यूट्रोफिल्स होती हैं। यानी इंजरी की साइट पर सबसे पहला योद्धा जो आपको दिखेगा वो न्यूट्रोफिल होगा। लगभग 30 मिनट के अंतराल में ये वहां पर पहुंच जाती हैं। तो दूसरी बात यही लिख लेते हैं, क्या है कि ये पहली सेल हैं जो कि इंजरी की साइट पर देखने को मिलती हैं। फर्स्ट सेल्स टू रीच द साइट ऑफ इंजरी, और कितने टाइम में, विदिन 30 मिनट्स, 30 मिनट में ही पहुंच जाती हैं उधर।
अब ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ये न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, इनके काम करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि फेगोसाइटोसिस करने के बाद ये पस में कन्वर्ट होती हैं और उस पैथोजन के साथ खुद भी मर जाती हैं। तो अगली बात यही लिख लेते हैं कि अपॉन फेगोसाइटोसिस they turn into pus and die. अगली बात है इनके न्यूक्लियस से रिलेटेड कि भाई ये जो न्यूट्रोफिल योद्धा है इसका न्यूक्लियस कैसा होता होगा। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेगमेंटेड न्यूक्लियस होता है। लगभग 3 से 5 सेगमेंट्स इसके न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं। तो अगली बात यही है कि दे हैव सेगमेंटेड न्यूक्लियस। ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं सेगमेंटेड न्यूक्लियस होता है। दे हैव सेगमेंटेड न्यूक्लियस। लगभग 3 से 5 सेगमेंट्स देखने को हमको मिलते हैं। आ रही है इतनी बात समझ में? अब ये जो न्यूट्रोफिल है ये इंजरी की साइट पर इतनी जल्दी पहुंच कैसे जाती है? यानी भाई 30 मिनट में ये सारी सेल्स वहां जाकर के पहुंच जाती हैं। कैसे हो रहा है ये? तो ये चमत्कार इस वजह से होता है कि इस न्यूट्रोफिल्स के लिए इस इंजरी की साइट से कुछ कीमो अट्रैक्टेंट्स रिलीज होते हैं और वो जो कीमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं उसके रिसेप्टर्स इन न्यूट्रोफिल्स के ऊपर होते हैं और ये कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर उनकी तरफ भागती हैं। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हो रहा होगा? कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट मैकेनिज्म के बेसिस पर उनकी तरफ भागती हैं। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कहाँ होगा? जहाँ इंजरी की साइट है। तो ये जो सेल्स होती हैं ये कीमो अट्रैक्टेंट्स की वजह से उस इंजरी की साइट पर इतनी जल्दी पहुंच जाती हैं। तो वो जो कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं न्यूट्रोफिल्स के लिए? जैसे हिपॉक्सिलिन हुआ। तो ये बात लिख लेते हैं और समझ में तो आप लोगों को आ ही गई होगी। एक बार और बात कर लेंगे कि कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे हिपॉक्सिलिन हुआ, IL-8 हुआ। Chemicals like hipoxylin, A3 and IL-8 हुआ। ये जो केमिकल्स होते हैं ये कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं। कीमो अट्रैक्टेंट्स फॉर न्यूट्रोफिल्स। कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट बोला मैंने, वो समझ में आया क्योंकि इंजरी की साइट पर इन केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन क्योंकि ये डिफ्यूज़ हो रहे होंगे ब्लड के अंदर तो ये वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं जहाँ तक ये न्यूट्रोफिल्स होंगी, लेकिन वहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता होगा। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये उधर की साइड भागना शुरू करेंगे। इंसान कहाँ भागता है? जहाँ उसको अबंडेंट क्वांटिटी में चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये उस तरफ भागना स्टार्ट कर देती हैं जहाँ पर इन केमिकल्स की अबंडेंट क्वांटिटी होती है या फिर ये अबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं और इस तरीके से ये साइट ऑफ इंजरी पे पहले पहुंच जाती हैं। क्योंकि इनको बुलाने के लिए एक आदमी रखा गया है, यानी वो केमिकल्स हैं जिनका नाम है हिपॉक्सिलिन A3, और भी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ये 2 ही हैं। आई इतनी बात समझ में? अंडरलाइन कर लो।
ये रह दो, इसको भी अंडरलाइन करो, इसको भी अंडरलाइन कर लो, इसको भी कर लो। तो ये हैं ज़रूरी चीज़ें अंडरलाइन वाली, इम्पॉर्टेंट वन। अगला देखो, अब ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, ये न्यूट्रोफिल्स के पास बहुत सारे लाइसोसोम्स होते हैं और सिक्रीटरी वेसिकल्स होती हैं। और वो जो सिक्रीटरी वेसिकल्स और लाइसोसोम्स होते हैं, उनके अंदर हमारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो ग्रैन्यूल्स भी दो तरीके के, कुछ प्राइमरी होते हैं, कुछ सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी वो होंगे जो अभी बच्चे हैं, यानी अभी पैदा हुए हैं, और सेकेंडरी वो होंगे जो मैच्योर हो गए हैं। तो इतनी बात समझ में आई कि ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, इन न्यूट्रोफिल्स के पास बहुत सारे लाइसोसोम्स होते हैं और सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं। और वो जो लाइसोसोम और सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं, उनके पास ग्रैन्यूल्स होते हैं। अब ये ग्रैन्यूल्स काम क्या करते होंगे? इन ग्रैन्यूल्स के पास बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड की चेन्स होती हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं जो बाद में बैक्टीरिया को मार डालते हैं, जैसे कैथेप्सिन हुआ, जैसे लाइसोजाइम्स हुए, जैसे रेज थर्ड गामा हुआ। तो ये सारी बातें कर लें। अब देखो, अगली चीज हम क्या बात करने वाले हैं? ग्रैन्यूल्स के बारे में, कि ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनमें ग्रैन्यूल्स कितने होते हैं, मेनली प्राइमरी सेकेंडरी, अभी बताया मैंने आपको। काम कैसे होता है वो देख लो। तो ये कई सारे लार्ज अमाउंट ऑफ लाइसोसोम एंड सिक्रीटरी वेसिकल्स कंटेन करते हैं। दे कंटेन large amount of lysosomes and secretory vesicles। और इन्हीं लाइसोसोम और सिक्रीटरी वेसिकल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पहले जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो होते हैं प्राइमरी ग्रैन्यूल्स। और मैंने अभी बताया प्राइमरी ग्रैन्यूल्स मतलब वो जो अभी पैदा हुए हैं, मतलब ये यंग सेल्स होती हैं, मैच्योर नहीं हुई हैं। तो इन प्राइमरी ग्रैन्यूल्स में मेनली कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आ रही है ना चीजें समझने में, कि ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनमें बहुत सारे लाइसोसोम और सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं। और ये लाइसोसोम और सिक्रीटरी वेसिकल्स के पास अलग अलग तरीके के ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिनको हम प्राइमरी और सेकेंडरी नाम देते हैं। प्राइमरी वो जो अभी पैदा हुए हैं, मतलब यंग सेल्स हैं, और सेकेंडरी वो जो थोड़ा मैच्योर हो गई हैं। तो क्योंकि यंग वन अलग तरीके से काम करती होगी और मैच्योर लोग अलग तरीके से करते हैं, तो यंग सेल्स कुछ अलग मॉलिक्यूल सिक्रीट करती हैं जो कि पैथोजन को अलग तरीके से डील करते हैं, और ये जो हमारी मैच्योर सेल्स होती हैं ये पैथोजन को अलग तरीके से डील करने वाले मॉलिक्यूल सिक्रीट करती हैं। तो प्राइमरी जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ये मेनली सिक्रीट करते हैं एएमपी। और सबसे पहला जो लेक्चर था जब हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड यानी एएमपी के बारे में बात की थी। जब हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? केमिकल बैरियर के बारे में, या फिर उसका दूसरा नाम था फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो अगर आपको एक बार देखना है तो सबसे पहला वाला जो वीडियो है इन्नेट इम्यूनिटी, कंपोनेंट्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो प्राइमरी ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं एएमपी के मॉलिक्यूल्स। एएमपी मतलब एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड, ये सिक्रीट करते हैं एएमपी। और एएमपी का मतलब होता है, इधर से लिख लेना, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड। ठीक बात।
और ये जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड जो ये प्राइमरी ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स सिक्रीट करते हैं, ये होते हैं कैथेप्सिन, बीटा डिफेंसिन, लिख लो। तो इनमें आते हैं सच एज कौन कौन से, जैसे बीटा डिफेंसिन, अभी बताती हूँ काम क्या करेंगे, कैथेप्सिन, और भी होता है जैसे लाइसोजाइम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काम क्या कर रहे होंगे भाई? तो इस बारे में भी हमने बात की थी उस वीडियो में, पहले वाले में, कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी के काम क्या करते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड प्राइमरी ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स सिक्रीट कर रहे हैं, ये कुछ केमिकल्स को सिक्रीट कर देते हैं जिनका नाम होता है बीटा डिफेंसिन, कैथेप्सिन। और ये जो केमिकल्स होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये नेचर में बैक्टीरियोलिटिक होते हैं, यानी अल्टीमेटली बैक्टीरिया का लाइसिस कर देते हैं। और किस तरीके से करते हैं? गो एंड चेक दैट वीडियो, राइट। चलो, ये हो गया प्राइमरी ग्रेन्यूल्स के बारे में। तो ब्रीफ कर लें अब इसको। पहली ग्रेन्युलोसाइट के बारे में बात की, पहला योद्धा हमने पकड़ा न्यूट्रोफिल, क्योंकि भाई सबसे तेज यही काम करता है, सबसे पहले हाजिरी यही लगाता है हमारे इंजरी की साइट पर। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं पहले, और क्योंकि हम ग्रेनुलोसाइट पहले बात किए हैं तो ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल पहले बात कर ली। ऐसा कुछ नहीं है, मोनोसाइट्स डिस्कस करते तो मोनोसाइट पढ़ लेते पहले, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल जो है ये फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं और ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, और लगभग 60 से 65% पूरे WBC में से ये न्यूट्रोफिल्स होती हैं। यानी पूरी जो WBCs हैं उनमें से 60 से 65% सिर्फ ये न्यूट्रोफिल्स होती हैं। और ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये इंजरी की साइट पर सबसे पहले पहुंचती हैं, लगभग आधे घंटे में सारी वहां हाजिर हो जाती हैं। अगली बात ये कि ये फैगोसाइटोसिस करती हैं और खुद पस में कन्वर्ट होती हैं और मर जाती हैं। अगली बात की कि इनके न्यूक्लियस के बारे में, इनका न्यूक्लियस सेगमेंटेड होता है, कितने सेगमेंट्स होते हैं वो भी लिखा हुआ है। अगली बात की कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो सिक्रीट होते हैं इंजरी की साइट पर, और वो केमिकल्स इनको बुलाने का काम करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट मैकेनिज्म के वे से काम करते हैं। और काम कैसे होगा कि ये खींचते हैं इसको, इन न्यूट्रोफिल्स के ऊपर इन केमिकल्स के, इन कीमो अट्रैक्टेंट्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो रिसेप्टर होंगे वो अपने मॉलिक्यूल की तरफ भागते हैं। आ रही है चीज समझ में? तो वो केमिकल्स, कीमो अट्रैक्टेंट्स कौन कौन से पढ़े हमने? मेनली 2 ही पढ़े, होते और भी होंगे। हिपॉक्सिलिन हुआ, हिपॉक्सिलिन A3, IL-8 हुआ। अगली बात हम लोगों ने की क्योंकि ये न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करती हैं, और फैगोसाइटोसिस का अल्टीमेटली पर्पस यही होता है कि भाई पैथोजन को ले जाकर के लाइसोसोम में फेंक दो। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम में बहुत सारे डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं और उसका pH एसिडिक होता है, इस वजह से जो पैथोजन होता है अल्टीमेटली वहां पर मर जाता है। तो अब बात आई कि ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, क्योंकि ये फैगोसाइटिक सेल होते हैं तो इनके पास बहुत सारे अमाउंट में लाइसोसोम होते हैं, क्योंकि काम मारने का काम कैसे करेंगे? फैगोसाइटोसिस से करेंगे। और फैगोसाइटोसिस भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है दूसरे वाले वीडियो में, गो एंड चेक दैट वीडियो एज वेल। नाम है उसका प्रोसेस एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन इनेट इम्यूनिटी। तो गो एंड चेक दैट वीडियो, वहाँ पे आपको फैगोसाइटोसिस डिटेल में मिलेगा। फैगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होने वाले कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, लाइक NADPH ऑक्सीडेज के बारे में बात की थी, सोडियम ऑक्साइड डिस्म्यूटेज के बारे में बात की थी, SOD के बारे में, कैटलेज के बारे में बात की थी, इंड्यूसेबल निट्रिक ऑक्साइड सिंथेज INOS के बारे में बात की थी। तो इफ यू वांट टू लाइक गो थ्रू इट, देन जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो, राइट। तो अभी अगली बात ये है कि भाई ये प्राइमरी ग्रेन्यूल्स को सिक्रीट करते हैं लाइसोसोम और सिक्रीटरी वेसिकल्स। ये बच्चे सेल होते हैं तो ये कुछ केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स सिक्रीट करते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड होते हैं।
इनके एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड के भी कुछ नाम हैं, बीटा डिफेंसिन, कैथेप्सिन हुआ, लाइसोजाइम्स हुए। और ये काम क्या करेंगे, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हमारे बैक्टीरियोलिटिक होते हैं नेचर में, यानी अल्टीमेटली बैक्टीरिया का लाइसिस कर देते हैं, मर जाएगा। तो ये बात की न्यूट्रोफिल्स के बारे में। अभी रह गया है, आगे सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तो अभी प्राइमरी ग्रैन्यूल्स के बारे में बात की, सेकेंडरी के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। दूसरे ग्रैन्यूल्स हैं सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स। सेकेंडरी, ये थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, थोड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, यानी इनको पैदा हुए कुछ वक्त हो चुका होता है। ये कुछ अलग केमिकल्स और कुछ अलग मॉलिक्यूल्स सिक्रीट करती हैं जो फेगोसाइटोसिस के बाद उस पैथोजन को मारने में हेल्प करते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स क्या हैं वो देखो, ये भेजती हैं या सिक्रीट करती हैं ROS, जानते ही होगे। इन सब चीज़ों के बारे में हमने अपनी जो पहली स्टार्टिंग की वीडियो थी, जहाँ से हमने बेस बनाया था इम्यूनिटी का, इनेट इम्यूनिटी, तो वहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती कौन सी कैसे हैं, इनमें पाथवेज कौन से इन्वॉल्व होते हैं, मेनली PIP2 होता है, मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर इसके बारे में भी पता करना है तो फिर से जाओ और वो वीडियो चेक कर लो, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये हमारे ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लाइसोजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं और लेक्टोफेरिन, और ये अल्टीमेटली पैथोजन का लाइसिस करा देते हैं, मतलब उसको मार डालते हैं। तो ये बात हो गई हमारे सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स के बारे में। अब लास्ट चीज है कि भाई ये जो न्यूट्रोफिल है ये काम कैसे करती है, यानी इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। हालांकि पता चल ही गया कि कैसे काम करती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को देख लेते हैं कि न्यूट्रोफिल्स काम कैसे कर रही हैं। तो फंक्शन बात कर लें, फंक्शन के बारे में। तो इसके कुछ फंक्शंस हैं। इम्पॉर्टेंट वन, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, देखो पहला फंक्शन तो वही होता है कि ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये फेगोसाइट होती हैं, मतलब इनका काम क्या होता होगा, फेगोसाइटोसिस में, ठीक है। यानी ये जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये फेगोसाइटिक सेल की तरह काम करती हैं, और जैसे ही कोई फॉरेन मॉलिक्यूल पैथोजन इनको इन इनेट इम्यून सेल्स को नज़र आता है, उसको पकड़ती हैं, अपने अंदर डालती हैं, और डालने के बाद लाइसोसोम में फेंक देती हैं कि भाई जा तुम मार इधर। और क्योंकि लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बार बार बात कर चुके हैं, अब तो आपको रट गए होंगे, तो वो जो एंजाइम्स होते हैं वो उस पैथोजन का कीमा बना डालते हैं, मतलब उसका डिग्रेडेशन कर देते हैं। तो पहला जो फंक्शन है वो यही है कि ये जो सेल्स होती हैं ये फेगोसाइटोसिस कराती हैं, क्योंकि फेगोसाइटिक सेल हैं। अगला काम है इनका कि अभी देखा था कि जो प्राइमरी ग्रैन्यूल्स थे इन न्यूट्रोफिल्स के, वो कौन से पेप्टाइड को सिक्रीट कर रहे थे, AMP, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स को सिक्रीट कर रहे थे। और वो जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरियोलिटिक होते हैं नेचर में, तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया की लाइसिस कर डालते हैं। आ रही है ना चीजें समझ में। तो अभी दूसरा है AMP का सिक्रीशन, और ये जो AMP होते हैं इनको हम बोलते हैं एंटी
माइक्रोबियल पेप्टाइड। और एक और मजे की बात क्या है कि जो इंटेस्टाइन होती है और जो हमारी लंग्स होती है, इंटेस्टाइन और लंग्स वाले जो सेल्स होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक तरीके के सेल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं पैनिथ सेल्स। क्या नाम है? पैनिथ। इधर देख लो। और ये जो पैनिथ सेल्स होते हैं ये बहुत सारी चेन्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड बनाते हैं, यानी बैटरी ऑफ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड कि एक पेप्टाइड है, उससे जुड़ी हुई दूसरी, उससे जुड़ी हुई तीसरी, उससे जुड़ी हुई चौथी। तो वहां पे जो डेथ होती है, वहां पे जो लाइसिस होता है बैक्टीरिया का, वो तेज होता है, क्विक होता है। तो इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड। नाम रट ही गए होंगे फिर से तुमको। कैथेप्सिन आपका रेज थर्ड गामा है, ठीक है, डिफेंसिन है। तो ये बैक्टीरियोलिटिक होते हैं नेचर में। लिख लो इधर कि भाई मारेंगे कैसे ये, क्योंकि ये बैक्टीरियोलिटिक हैं, बैक्टीरियोलिटिक इन नेचर। पल्ले पड़ी इतनी बात। ये दो फंक्शन हो गए एएमपी का सिक्रीशन। एक और चीज सिक्रीट करते हैं ये, एक और चीज, एक और फंक्शन होता है इनका कि ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये नेट को बना देते हैं, यानी ये नेट को सिक्रीट करते हैं, यानी नेट बना देते हैं। सिक्रीट नहीं, एक तरीके से नेट बना देते हैं। नेट अब वो वाला नहीं है जेआरएफ वाला नेट। नेट यहाँ पे न्यूट्रोफिल का नेट है। तो वो नेट क्या है कि ये जो है ये हमारे नेट बना देते हैं, और इस नेट का मतलब होता है न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रैप। क्या है? न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रैप। अब फंसेगा बैक्टीरिया इसके जाल में। और ये जो न्यूट्रोफिल होता है ये बना हुआ होता है, यानी ये जो न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रैप है, नेट, ये बना हुआ होता है क्रोमैटिन से और सेरीन प्रोटीएज एंजाइम से। किससे बना हुआ होता है ये? लिखते चलो, याद नहीं रहेगा वरना। तो ये बनता है क्रोमैटिन से और प्लस एक एंजाइम से जिसका नाम है सेरीन प्रोटीएज। और ये जो क्रोमैटिन और सेरीन प्रोटीएज से बना हुआ जाल है, इस जाल को पैथोजन नामक चूहा नहीं काट पाता, फंस जाता है और वो चूहा वहीं मर जाता है। इसका मतलब वो बैक्टीरिया वहीं मर जाता है। आ रही है ना चीज़ें समझने में? नहीं आ रही हो तो ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर क्वेरीज आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये क्या करेगा? ये इस बैक्टीरिया को मार डालेगा, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो क्या समझने में आया आज न्यूट्रोफिल्स के बारे में कि सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स भी होते हैं इसमें, और सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स में ये कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करती हैं, जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हुए, रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज हुए, लाइसोजाइम्स हुए, हमारे लैक्टोफेरिन के मॉलिक्यूल्स हुए। और ये काम क्या क्या करती हैं, यानी इनका फंक्शन क्या होता है। हर चीज़ अपने काम से ही जानी जाती है। तो ये जो काम करती हैं, इनके जो फंक्शंस होते हैं, उनमें पहला यही होता है, क्योंकि ये फेगोसाइटिक सेल हैं तो फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होती हैं। दूसरा है एएमपी के मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करती हैं, और जैसा कि हम जानते हैं एएमपी मतलब एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड, और ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये नेचर में बैक्टीरियोलिटिक होते हैं। अल्टीमेटली बैक्टीरिया का कीमा बना ही डालेंगे। अगला जो काम करती हैं ये नेट बना देती हैं, और ये जो नेट होता है ये ट्रैप होता है, न्यूट्रोफिल के एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल के द्वारा बनाया गया एक ट्रैप,
जो कि क्रोमेटिन और सेरी प्रोटीएज नामक एंजाइम से बनता है। और ये जो दोनों होते हैं ये बाद में क्या करते हैं, एक जाला सा बना देते हैं और उस जाले को बैक्टीरिया फंस जाता है उसमें, उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया मर जाएगा। तो आज हम लोगों ने न्यूट्रोफिल के बारे में बात की और कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बेसोफिल पढ़ने वाले हैं कि बेसोफिल काम कैसे करती है, ये योद्धा कितनी देर लगाते हैं इंजरी की साइट पर पहुंचने में, क्योंकि जो बेसोफिल्स होती हैं वो नॉन फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं। तो वो काम कैसे करती हैं, फेगोसाइटोसिस तो करती नहीं होंगी क्योंकि नॉन फेगोसाइटिक सेल्स हैं। उनके जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें कितने लोब्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, क्या उनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर होते हैं तो ग्रैन्यूल्स क्या सिक्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम कल बात करेंगे, यानी इससे अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। तो लगे रहिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और जो घंटी वाला बेल आइकन है उसको बजा दीजिए, ताकि अगर कोई भी नई वीडियो आती है तो फटाक से आप लोगों के पास पहुंच जाए और आप लोग अपना तैयारी आगे बढ़ा पाए। करेक्ट। तो आई होप आप लोगों को समझने में आया होगा। तो इसी के साथ बाय।